मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक और मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद शिवराज मंत्रिमंडल में जो है बालाघाट जिले से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय रामकिशोर कावरे जी को राज्य मंत्री बनाया गया है। जबलपुर संभाग में एक इकलौते राज्य मंत्री है जिन पर कार्यभार भी बहुत अधिक है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक है। कामों को लेकर कई काम ऐसे हैं जो कई सालों से नहीं हो पाए और भारी अपेक्षा है इनसे कि कामों को जो है और जो कार्य योजना है उनको जो है पूरी किया जाए। तो ऐसे तमाम बिंदु हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राज्य मंत्री आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे जी। हम उनसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जल संसाधन विभाग का भी जो है कार्यभार है उनके कंधों पर, तो उनसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहला जो सवाल है कि बालाघाट से यदि शुरुआत करें तो बालाघाट में 200 से अधिक लगभग में जो है ब्रिटिश कालीन जलाशय हैं जो अपनी सुधार के लिए बाढ़ जो रहा है। उनके विधानसभा क्षेत्र में भी कई ऐसे जलाशय और तालाब है जिसको अगर बनाया जाए तो सिंचाई के लिए किसानों के लिहाज से काफ़ी व्यवस्था हो सकती है। क्या मानते हैं? देखिए, अगर हम बालाघाट जिले की बात करें तो बालाघाट जिले में ऐसे बहुत सारे जलाशय हैं जिससे यदि हम उस पर अगर और विस्तार से काम करेंगे, हमारे नहरों की हमारे लाइनिंग की व्यवस्था अगर हम सुधारेंगे तो ये मान सकते हैं कि हम सैकड़ों हमारे किसानों को हमारे सैकड़ों रकबा में हम पानी पहुंचा सकते हैं। और मैंने जैसे ही शपथ ग्रहण करने के बाद में पदभार ग्रहण किया तो बालाघाट जिले के बहुत महत्वाकांक्षी योजना, जो पुरानी योजना लंबित है, जो पुरानी योजना ऐसे किन्हीं कारणों से, चाहे वो फॉरेस्ट का मामला हो चाहे अन्य मामलों से जो लंबित है, वो सारा का सारा मैंने हमारे अधिकारी को निर्देश दिया कि सारा का सारा प्रकरण को निकालिए, किन कारणों से लंबित है, उनका कैसे हम निराकरण कर सकते हैं। मैंने सारे अधिकारी को निर्देश दिया हूँ और निश्चित रूप से मैंने उनको टारगेट भी दिया हूँ कि हम 15-15 दिन में समीक्षा करेंगे ताकि हम किस स्थिति में पहुंचे हैं, काम की क्या स्थिति हमारी हुई है, कहाँ कमी है, कहाँ कौन काम कर सकता है, ऐसा मैंने बारीकी से अध्ययन किया हूँ, चर्चा किया हूँ। और बहुत जल्दी हम बालाघाट जिला नहीं अपितु हमारा जबलपुर संभाग जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ आई है उन परिस्थितियों को हम ठीक करेंगे। और चूंकि मैं खुद राज्य मंत्री एजुकेशन का हूँ तो पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि मेरे किसान के खेत में पानी पहुँच जाए। आपके भी विधानसभा क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित एक सातनारी जलाशय है, ऐसे और भी कई जलाशय हैं, ब्रिटिश कालीन जलाशय हैं जो बाढ़ जो रहे हैं कि उनकी दशा को सुधारा जाए ताकि जो है सिंचाई का रकबा भी बढ़े और साथ में यहाँ पर्यटन के लिहाज से भी विकास की संभावना पैदा हो सके। जैसे सातनारी जलाशय की बात की है आपने, 1988 का ये स्वीकृति है और किन्हीं कारणों से वो लंबित था। मैंने पिछले समय भी इस पर काम किया था लेकिन फॉरेस्ट की कमी दिक्कतें के कारण हमारा जो रकबा है जो हमारे नाम से है उसमें नहीं बैठने के कारण कोई दिक्कतें आई थी। मैंने अभी फिर से उस प्रकरण को लिया है। मैंने शपथ के पहली मेरी समीक्षा थी तो मैंने अपने विधानसभा के सातनारी जलाशय को लिया, मैंने अधिकारी को निर्देश भी दिया है और संपूर्ण रूप से 1 महीने के अंदर उस प्रकरण की गतिविधियां हमारे को पता चल जाएगी कि क्या स्थिति में अपन आए हैं। उसमें 7 करोड़ 32 लाख रुपया हमारा जो डिमांड फॉरेस्ट ने हमको दिया था उसको जमा करवाना है। ये सारी जो चीजें उसमें है, फॉरेस्ट ने अनुमति डेट हमारे को मिली, पर ये मान लीजिए कि उसको मैंने अपने विशेष प्रकरण के रूप में मैंने लिया है। आने वाले समय में उस जलाशय पे हम काम करेंगे। एक उस क्षेत्र के लिए पादरीगंज हमारा सोनखार वाला एरिया, जो टेल वाला एरिया, जहाँ पर पानी की इरिगेशन की बहुत दिक्कत है, पानी हम नहीं पहुंचा पाते किसान के खेत में। लेकिन हमारे उसी क्षेत्र में एक मसान टोन है, वैनगंगा नदी पर मसान टोन है, जो मैं जब भी उस क्षेत्र में जाता था तो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता लोग थे, हमारे उस क्षेत्र के गणमान्य लोग हमसे हमेशा बताते थे कि एक मसान टोन है जहाँ पर हम वहाँ पर डैम बना के उस क्षेत्र से लिफ्ट इरिगेशन कर सकते हैं या हम नहर बना के पानी लेके आ सकते हैं। तो मैंने अधिकारी को सर्वे करने का निर्देश दिया है कि वहाँ मसान टोन का सर्वे करें और यथा स्थिति बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसके भी मैंने निर्देश दे चुका हूँ। 40 हेक्टेयर से जो बड़े तालाब होते हैं वो ब्रिटिश कालीन जलाशय लगभग 200 के आसपास में हैं। ऐसे जलाशय जो इसकी मिट्टी, बाढ़ की मिट्टी खिसकते जा रही है, अगर सर्वाधिक बारिश होती है तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है।
इनको जो है ग्रामीण हमेशा दहशत में रहते हैं कि ये कभी भी फूट सकता है, तो उनको दहशत मुक्त करने के लिए और उनका उन्नयन करने के लिए क्या कार्य योजना रही है? मैंने सभी के सभी जितने भी हमारे ऐसे डैम हैं जिनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, मैंने अधिकारी को निर्देश दिया है कि उनको चिन्हित करें और चिन्हित करके उनका प्राक्कलन तैयार करके हमारे पास में भोपाल भेजें ताकि हम उसकी स्वीकृति दिला सकें और हमारी जनता जनार्दन जैसे आपने कहा कि डरे हुए हैं तो उनको हम जल्दी मुक्त कर देंगे। बालाघाट में आप जो है एक गांव से, ग्रामीण अंचल से, एक गांव से अपनी राजनीति को शुरुआत करके राज्य मंत्री तक का सफर अभी तक आपने तय किए। आपको गांव के समस्या से लेकर शहर की समस्या और जो बालाघाट के नजरिए से जो फ्लाईओवर की बात उठती रही है, कई मुद्दों पर आपने भी कई चीजें सुने, क्या आपके मन में ऐसा है कि नहीं मेरे को अभी अपने कार्यकाल में ये काम करना चाहिए ताकि बालाघाट को भी जो है पड़ोसी जो राज्य है गोंदिया जिला, वहाँ पर कई फ्लाईओवर बन चुके हैं, ऐसे में क्या लगता है कि कहाँ पिछड़े हुए और क्या करना चाहिए बालाघाट के लिए? देखिए, मैं ग्राम पंचायत के उप सरपंच के रूप में मैंने काम किया, इस बात को आप भी जानते हैं। सारे हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे सारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, ये सब लोग जानते हैं कि मैं ग्राम पंचायत के एक छोटे से गांव से आया हूँ। मैं गांव की समस्या को समझता हूँ कि जब तक कि गांव का विकास नहीं होगा, हमारा क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता रहती है कि गांव का विकास कैसे हो, गांव के उन मूलभूत समस्या का समाधान मैं कैसे कर सकूं, इस पर मैंने बारीकी से काम किया हुआ है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। मैंने चूंकि जनपद पंचायत के अध्यक्ष के रूप में जनपद पंचायत का एक जो हमारा एरिया होता है 75-80 ग्राम पंचायतों का, मैंने उन 75-80 ग्राम पंचायतों में भी काम किया हूँ और उन क्षेत्रों की बड़ी से बड़ी समस्याएं, चाहे वो बड़े पुलिया का मामला हो, चाहे बड़ा बड़ा उस क्षेत्र के पानी की समस्या का मामला हो, बिजली की समस्या, तो मैं अच्छे से इन सब चीज़ों को जानता हूँ, समझता हूँ कि मुझे कौन सी प्राथमिकता के तौर पर लेना चाहिए और प्राथमिकता के तौर पर काम करना चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि मैं लगभग यहाँ पे बालाघाट जिले में जो बड़ी समस्याएं हमारे पास में, आपने फ्लाईओवर की भी बात किया है, हाँ, रिंग रोड की भी आपने बात किया है, और अगर आपके रिंग रोड के ध्यान में नहीं होगा तो मैंने मंत्री बनने के बाद ही मैंने ये तय किया है कि बालाघाट जिले को आने वाले 50 साल में कैसे हम अच्छे से बना सके, आने वाले 50 साल तक के लिए हमारी पीढ़ी के लिए हम कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा कर सके। उसके लिए मैंने अपना माइंड सेट करके रखा हूँ कि बालाघाट जिले को कैसे अच्छा जिला बना सके, कैसे उसके लिए हम लोगों को प्लान करना है। मैंने आने के समय, अभी चूंकि कोरोना महामारी का समय है, ज़्यादा लोगों के साथ में बैठना अभी कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाला विषय, सोशल डिस्टेंस के बीच में भी रहना पड़ता है। बालाघाट के बड़े बड़े जो हमारे जिले में उद्योग लगाने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं चर्चा करने वाला हूँ कि बालाघाट जिले में कैसे हम उद्योग लेके आए। हमारा एक क्षेत्र है जहाँ पर 300-400 एकड़ जमीन है, वहाँ पर हम उस जमीन पर बड़े उद्योगों को लेकर आने वाले हैं, हमारी बात चल रही है। और उनके साथ में बैठ के आने वाले समय में इस जिले के लिए बड़े उद्योग, क्योंकि हमारे पास वनों से भरा हुआ हमारा जिला है, जहाँ पर वन संपदा हमारे पास में, मैंगनीज से भरा हुआ हमारा जिला है, जहाँ पर मैंगनीज हमारे पास में उपलब्ध है, तांबा से भरा हुआ हमारा जिला है, तांबा है। तो इन चीज़ों के लिए जो हम कच्चे माल को यहीं पे करके हमारे जिले के लोगों को हम रोजगार दे सके, इस पर प्लान कर रहा हूँ। कितना आप सब लोगों के सहयोग से हम कर पाएंगे, ये तो आपकी ताकत, आप सब लोगों की शक्ति। यकीनन प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, जैसे कोरोना काल चल रहा है कि कोरोना काल में लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और गांव-गांव में जो है रोजगार का विकास किया जाए, रोजगार को विकसित किया जाए, उत्पादन के क्षेत्र में हम चाइना के उत्पादों का विकल्प बनाते जाए, ताकि जो है अपना ही देश का पैसा देश में रहे और यहाँ पर आत्मनिर्भरता के तौर पर जो है लोगों के हाथों को मजबूत किया जाए। बालाघाट प्राकृतिक दृष्टिकोण से और मैंगनीज के दृष्टिकोण से काफ़ी ये है, तो क्या लगता है कि सबसे पहला काम ऐसा जो सर्वाधिक हम रोजगार दे सके उसके लिए सबसे पहला काम? देखिए, मैंगनीज का बड़ा काम मैंगनीज का बड़ा हमारे पास में यहाँ पर है। हम हमारा ध्यान है और हम बड़े उद्योगपतियों से बात भी करें। बालाघाट जिले में त्रिवेदी परिवार जो मैंगनीज के क्षेत्र में एक नया काम किए हैं, इस जिले को नया आयाम भी दिए हैं। हम उनसे भी चर्चा कर रहे हैं, उनसे संपर्क में जितने उद्योग ठेकेदार हैं उनसे भी बात करके बालाघाट जिले में एक नया, कहीं ना कहीं बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई रास्ता निकल जाए, ऐसा कुछ हमारे उद्योग हमारे बीच में आ जाए, उसके लिए लगा हूँ। और कहते हैं कि अगर मन में ठान ले व्यक्ति तो वो हासिल हो जाता है। तो हम मेरे मन में मिशन के रूप में बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है। और मंत्री जी, फिर से एक छोटा सा सवाल है कि अपना बालाघाट जिला जो दार्शनिक स्थल के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी संभावनाओं से परिपूर्ण है,
क्या ऐसा मन में है कि लोग दूर दूर से अपने बालाघाट में आए चीज़ों को देखने? जैसे दार्शनिक स्थल में देवी देवताओं के मंदिर है, प्राचीन देवी देवताओं के मंदिर है, जमीन के अंदर प्राकृतिक मंदिर है, और भी कई चीज़ें ऐसी है जिसको आपने अभी तक दिमाग में क्या आ रहा है कि कैसे इसको विकसित करें? तो देखिए, कैसे? हम सब लोग यहाँ पर हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी पुरानी प्रकृति, हमारा पुराना धर्म हम सब लोग मानते हैं। अनेक अनेक धर्म वाले हम सब लोग हैं। एकता में अनेक हम एकता का परिचय देने वाले लोग हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा धार्मिक स्थल अनेकों जगह पहाड़ों पर है। हमारे अनेकों जगह, जैसे हम ज्वाला मंदिर की हम बात करते हैं, यहाँ लोग ज्वाला मंदिर में देखने आते हैं। अब उसको कैसे हम अच्छे से बना सके, वहाँ तक के जो मार्ग खराब है उस मार्ग को कैसे बनाए ताकि लोग वहाँ पर अपने माता जी के दर्शन करने जा सके। रही बात अब हमारा पर्यटक का, हमारा गांगुल पारा एक अच्छा फॉल है। वहाँ पर हम गांगुल पारा को आपके कान्हा से जोड़ना चाहते हैं। ये हमारे मन में है कि जब कान्हा नेशनल पार्क को कोई घूमने व्यक्ति आए तो उसके ध्यान में ये भी रहे, उसके पैकेज में ये भी रहे कि हमारे को कान्हा नेशनल पार्क से जब वापसी का समय हो या आते आते समय जाते समय जो भी समय वो हमारा पर्यटक तय करे, ताकि कान्हा नेशनल पार्क के साथ में भी वो हमारा गांगुल पारा को घूमते हुए जाए। ऐसा उसको जोड़ने के लिए हमने ऐसे स्थान बनाने का काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रयास रहेगा जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि एक तो हमारा जो बालाघाट जिला है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला, और एक नक्सलाइटों की दहशत जो है वर्षों पुरानी अपने यहाँ पर बनी हुई है अभी, और क्या लगता है विकास कार्यों को इन सब तकलीफों को दूर करके अपन कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये पुरानी जो बातें हैं हम पुराने काल में इसको छोड़ दें, लेकिन नए रास्ते में हम लेकर जाएंगे। सारी समस्या का समाधान मनुष्य के पास में है और हम काम करने वाले लोग हैं। समस्या आएगी, उसका समाधान करते हुए हम जाएंगे। हमने नए नए तरीके से, यहाँ पर आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है हमारे पास में, जो चीज़ टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम लोगों का अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या का समाधान करना हमारा काम है। क्योंकि अभी मैं मेरे को 1 महीना हुआ है और इस 1 महीने में कोरोना काल भी है। लोगों से मिलना, लोगों से जो चीज़ें समय हमारे को चाहिए था, जो हम बीच में काम कर सकते थे, वो काम में कहीं न कहीं अभी लोगों से हमारा मिलना कम हो रहा है। लेकिन हम फिर भी अपने दूरभाष से, मोबाइल से, वर्चुअल मीटिंग करके ये सारी समस्या का समाधान हम करने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी कब तक स्वस्थ हो जाएंगे, कब तक ऐसा? मुख्यमंत्री जी और स्वस्थ हो कुछ मंत्री भी कोरोना की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हो गए हैं बहुत जल्दी, लेकिन जो हमारा प्रोटोकॉल है 14 दिन का क्वारंटाइन होना है, 14 दिन तक के, तो उस तक के, पर उसके बावजूद भी मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसी पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने अपने अस्पताल से, वहाँ से अपनी कैबिनेट, जो हर मंगलवार की कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट को किया और मध्य प्रदेश की जनता का जो विषय था उस विषय का समाधान उन्होंने करने का काम किया है। कल हमारी बैठक पूरे मंत्रियों के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। सबको निर्देश उन्होंने दिया है कि इस कोरोना में क्या करना है। अभी हमारे को उन्होंने ये भी कहा कि आज कहीं ना कहीं कोरोना के चक्कर में आर्थिक समस्या हमारे बीच में है, उस समस्या का समाधान करते हुए भी हम अपने स्वयं की जो सैलरी आती थी उसमें से 30% हमारे को मुख्यमंत्री कोष में देंगे और जनता की सेवा करने के लिए, जनता को उस पैसे से हम जनता की जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको उपलब्ध हम कराने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है जिसकी नज़र पूरी देश को नज़र जो है उस पर है, राम मंदिर को लेकर। अयोध्या राम मंदिर को लेकर कितना उत्साह उमड़ रहा है और कितना लंबा इंतजार? देखिए, अयोध्या राम मंदिर का विषय बहुत पुराना था, लेकिन इस देश के हर वो व्यक्ति के मन में, जो मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वो सारे लोगों की इच्छा थी और ईश्वर ने उनकी इच्छा को माना है और स्वयं भगवान राम जी वहाँ पर विराजित हैं। उनके लिए भव्य मंदिर बनाया जाएगा और 5 तारीख को माननीय देश के प्रधानमंत्री जी उनका भूमि पूजन करेंगे। लंबा संघर्ष रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कार सेवकों का, या आम जनता का भी कहा जाए, और आपके जो पूर्व नेता है अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर उनका तो सपना था, क्या लग रहा है कि उनका सपना साकार होने की कगार पे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता और राम को मानने वाले कार्यकर्ता
चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, जिन्होंने राम को अपना आराध्य माना है, उन सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी हो या अनेक दलों में छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और जो हमारी आस्था है, उस आस्था का केंद्र पर अगर कहीं मोहर लगता है तो सबको प्रसन्नता होती है। यकीनन चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे स्थानीय विकास की बात हो, आत्मविश्वास से जो हमारे राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे जी हैं वो लबरेज दिखाई दे रहे हैं और उनका साफ कहना है भले कोरोना काल चल रहा है, विकास की रफ्तार कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है लेकिन रुक नहीं सकती और वो कहीं ना कहीं निरंतर जारी रहेगी। अपने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ वो तालमेल बिठाकर जो है बालाघाट ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो जलाशयों का मामला हो, तालाब का मामला हो, चाहे अन्य विकास कार्यों का मामला हो, सभी को वो जो है बारी बारी से पटरी पर लाएंगे और विकास कार्य की रफ्तार जो है यूं ही मध्य प्रदेश में बनी रहेगी और बखूबी वो व्यक्तिगत रूप में जो जिस विकास कार्य की कल्पना करते आए हैं उस विकास कार्यों को भी जो है धरातल पर लाएंगे। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय अजीत के साथ हरीश लिल्लारे।